Hello everyone, this is Brijesh and you are watching my YouTube channel, The English Teacher Brijesh Pandey. So today we are going to teach you today the next topic, the next chapter, that is the fourth chapter in Beehive, which you will see in this video and know the details of a great scientist, a genius person whose name is अल्बर्ट आइंस्टाइन. ओके, तो बच्चों आज हम अपनी Beehive बुक का ये फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. ठीक है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब होता है सच में एक सुंदर मस्तिष्क या मन. तो यह कहानी नहीं है, दिस इज़ नॉट ए स्टोरी, और न तो ये फिक्शन है. एक्चुअली यह एक बायोग्राफी है बच्चों जो आधारित है जीवन पर किसके, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम आप संभवतः जानते होंगे. और इस वैज्ञानिक के बारे में हम उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी के कुछ अंश को समझेंगे, जानेंगे इस चैप्टर के द्वारा. ठीक है, तो एक्चुअली जो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, हम पहले इनके जन्म के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था. इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक सिटी में जिसका नाम उल्म सिटी था. उल्म सिटी में इनका जन्म हुआ था और 1879 ईयर में इनका जन्म हुआ था और डेट था 14 मार्च का. ठीक है, तो 14 मार्च को इनका जन्म हुआ था. और एक चीज़ अनकॉमन थी इनके जन्म से लेकर के, वह थी इनके सिर का बड़ा होना. कहीं से यह इंडिकेशन नहीं था कि ये आगे चलकर एक बहुत ही बड़े जीनियस होंगे या बहुत बड़े वैज्ञानिक बनेंगे. ऐसा कोई भी इंडिकेशन इनके जन्म लेते समय नहीं था और न तो ही कोई इंडिकेशन वैसे देखा जाए तो होता भी है. तो इनकी जो माँ थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मदर थी, उन्होंने सोचा कि इसका सिर तो काफ़ी बड़ा है, हद से ज़्यादा बड़ा है, आयन एवरेज नहीं है. तो उन्होंने क्या तर्क देना शुरू किया कि ही इज़ अ फ्रिक. ठीक है, फ्रिक का मतलब होता है बच्चों सनकी होना, जो कि हर तरह से अनकॉमन होता है, चाहे वह उसके बिहेवियर में हो या कोई भी चीज़ हो जो उसके मतलब समझ सकते हैं उसको आप कि वह एक तरह का अनयूजुअल या अनकॉमन पर्सन होगा. हाँ, तो वह किसी भी तरह से एक नॉर्मल पर्सन नहीं बन सकता, ऐसी उनकी माँ का मानना था, ड्यू टू हिज अ लार्ज हेड. ठीक, तो इसके बाद देखिए इनका जो जन्म इस ईयर में हुआ, जर्मनी में हुआ. ठीक है, उल्म सिटी में. इसके बाद जो है एक चीज़ और देखी जाती है कि जब इनकी एज 2.5 ईयर्स की हुई, 2.5 साल के होने के बाद भी यह बोल नहीं सकते थे. ही कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड व्हेन ही गॉट हिज एज ऑफ 2.5 ईयर्स. तो इतनी ज़्यादा एज होने पर भी ये बोल नहीं पाते थे. और लास्टली जब इन्होंने बोलना सीखा बच्चों ना, तो उस समय ये जब कुछ भी बोलते थे उसको रिपीट करते थे. एक वर्ड, एक सेंटेंस बोलते थे ना, उसको 2 बार बोलते थे. ठीक है, बोलना सीखा भी तो रिपीट करते करते. ठीक है, जैसे मान लो अगर वो किसी से कहते होंगे कि चल गधे, तो उसको फिर रिपीट करते होंगे चल गधे. तो इस तरह से वे 2 बार बोलते थे. ठीक है, तो यह इनका जो है रिपीट करने का एक तरीका था. इसके बाद जो है यह बताया गया कि इनकी ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द अदर चिल्ड्रेन. ये जानते नहीं थे कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेला जाता है, क्या किया जाता है, कैसे उनके साथ कंपनी की जाती है. तो इनका जो है इंटरेस्ट दूसरे बच्चों में नहीं था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले विद अनदर चिल्ड्रेन. वो चाहते भी नहीं थे कि वे दूसरों बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों खेलने कूदने में या स्टडी करने में. तो इनकी एक अलग दुनिया रहती थी, ये अपना अकेले ही खेलते थे. मच ऑफ टाइम ही प्लेड अलोन. ठीक है, तो अकेले खेलते थे. तो सारे बच्चे इनको एक कॉमन वर्ड इनको दे दिए थे जिसका नाम था ब्रदर बोरिंग. ठीक है, यानी कि उबा देने वाला भाई. ठीक है, तो उबाऊ भाई या उबाने वाला भाई. तो इनको जो है वो बच्चे क्या कहते थे कि ब्रदर बोरिंग. ठीक है, तो इस तरह से वो बच्चों से कट के रहते थे और मच ऑफ टाइम ये क्या करते थे, अपने से खेलते थे. और इनकी जो एक इंटरेस्ट थी वह थी मैकेनिकल टॉयज़ में. ये जब भी कोई मैकेनिकल टॉयज़ देखते थे तो काफ़ी ये खुश हो जाते थे. इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी एक न्यू बॉर्न सिस्टर थी जिसका नाम माजा था. जब वो पैदा हुई थी तो इन्होंने बोला था कि अच्छी तो है लेकिन इसके पहिए कहाँ लगे हैं. ठीक है, इस तरह का इन्होंने सेंटेंस दिया हुआ था. तो यह इनका बचपन का किस्सा है. इसके आगे हमने जो ये पॉइंट्स बना रखा है बच्चों, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने पॉइंट्स बनाया हुआ है ताकि आप इसके आधार पर भी सारे मैटर को अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक, तो इनके एक बार की बात होती है कि एक बार इनके जो हेडमास्टर होते हैं स्कूल के, इनके फादर को बुलाते हैं. ठीक है, तो फादर को बुलाते हैं इनके और क्या बोलते हैं कि आपका जो बच्चा है ना, तो वाट एवर ही चूजेज हिज प्रोफेशन, ये मैटर नहीं करता कि वह कौन सा व्यवसाय चुने अपनी लाइफ में, लेकिन वह जो भी चुनेगा व्यवसाय उसमें वह कभी सफल नहीं होगा. ही वुड नेवर गेट अ सक्सेस इन एनी प्रोफेशन.
ऐसा उन्होंने कह दिया था। तो इस बात जो हेडमास्टर साहब ने बोला हुआ था इस बात को, तो यह उनकी बात झूठी साबित हो गई, क्योंकि 6 इयर्स के एज में इन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था। तो इनकी माँ भी यही चाहती थी कि बेटा जो है वायलिन बजाए और अपने करियर को एज ए वायलिनिस्ट देखे। तो इन्होंने, लेकिन एक बात तो यह है कि यह अच्छे ढंग से वायलिन बजा लेते थे, और थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी पूरे जीवन भर, ही केप्ट हिज प्रोफेशन, ही केप्ट हिज इंटरेस्ट इन प्लेइंग वायलिन। तो जीवन भर इन्होंने उसको बजाया, अपने इंटरेस्ट के लिए बजाया, अपने व्यवसाय के लिए नहीं बजाया, बल्कि अपने रुचि के लिए बजाया, और इसमें इनकी स्किल, इनका जो टैलेंट था वह भी काबिल तारीफ थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये काफ़ी महान वायलिनिस्ट भी थे। तो अब हम इनके स्कूल की बात करते हैं आपसे। तो ये म्यूनिक सिटी, जो जर्मनी की एक म्यूनिक सिटी है, तो म्यूनिक में इन्होंने अपना हाई स्कूल, एक स्कूल था हाई स्कूल, वहाँ पर ये पढ़ते थे, वहाँ पर स्टडी करते थे। तो म्यूनिक के हाई स्कूल में क्या था कि वहाँ पर रेजिमेंटेशन इनको पसंद नहीं था। रेजिमेंटेशन का मतलब वहाँ का जो डिसिप्लिन था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत ही वहाँ पर जो टीचर्स थे उनका रूल्स एंड रेगुलेशन जो था बहुत टाइट था। तो इनको जो है जो वहाँ का रेजिमेंटेशन था, यानी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यह इनको पसंद नहीं आता था। तो काफ़ी इनकी क्लैश हो जाती थी, मतलब टीचर्स के साथ इनका झगड़ा हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से, हालांकि ऐसी बात नहीं कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। लगभग इन एवरी सब्जेक्ट ही गॉट गुड मार्क्स, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। तो कोई भी इनका विषय कमज़ोर नहीं था, लेकिन फिर भी ये इनकी जो है, एक जो इनको रास नहीं आता था उस विद्यालय में, वहाँ का कड़ा प्रशासन और नियम कानून। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि एट द एज ऑफ 15 इन्होंने वो विद्यालय ही छोड़ दिया कि न रहूँगा, न ये सब झगड़े होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छाई के लिए ही लेफ्ट द स्कूल फॉर द गुड। तो बच्चों इसके बाद जो है क्या क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर जो है इनकी जो पेरेंट्स थे वे मिलान यानी इटली में चले गए थे। तो जाते समय उन्होंने क्या किया था कि इनको रिलेटिव्स के पास छोड़कर चले गए थे। तो इन्होंने रिलेटिव के यहाँ रहते हुए इन्होंने अपनी जो है एक विश जाहिर की, अपनी एक इच्छा जाहिर की कि मुझे कंटिन्यू करनी है अपनी एजुकेशन को, उसको ब्रेक नहीं करना है। तो एजुकेशन को चलाने के लिए इनकी इच्छा थी कि ये स्विट्ज़रलैंड जाएँ, और वहाँ पर जो कि जर्मन भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर सोचे कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ मेरी भाषा में एजुकेशन कंटिन्यू हो जाएगा। और द सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड वाज मोर टॉलरेट दैन द म्यूनिक। तो ऐसा इनका मानना था कि म्यूनिक से ज़्यादा उदार सिटी जो होगी स्विट्ज़रलैंड की होगी। वहाँ पर लोग इतना जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना टाइट नहीं होगा, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना वहीं जा करके अपनी पढ़ाई पूरा करूँ। तो वहाँ पर ये जाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ठीक है, तो वहाँ ये अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब इनकी स्कूली शिक्षा समाप्त हो जाती है, तो लास्टली ही वांट्स टू गेट डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो ज्यूरिक जो है वहाँ पर ये जाते हैं एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ विश्वविद्यालय में ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं डिग्री लेने के लिए। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो जो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी थी उसमें बताया गया है कि इनकी जो इंटरेस्ट थी वह फिजिक्स में बहुत ज़्यादा थी, हालांकि मैथमेटिक्स में जो है बहुत निपुण थे। गणित जो विषय था इनका मैथमेटिक्स, उसमें ये बहुत ही निपुण थे, लेकिन इनकी रुचि भी ज़्यादा थी किसमें, फिजिक्स में। तो ये दोनों विषय इनके लिए बहुत ही इनका जो एम था कि इन्हीं दोनों विषयों में ही कुछ करूं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पढ़ाई करने के साथ साथ इनकी एक लेडी से वहाँ पर एक जो और छात्रा होती हैं, उनका नाम है मिलेवा मैरिक। तो मिलेवा मैरिक जो होती हैं उनसे इनका अफेयर चालू होता है। ठीक है, यह उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। क्या होता है कि जो मिलेवा मैरिक होती हैं वो एक सर्ब होती हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड आती हैं पढ़ाई करने के लिए। क्या था कि उस समय यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या था कि उसमें डिग्रीज जो होती थी वह वीमेन को यानी कि महिलाओं को नहीं दी जाती थी, कुछ एक विश्वविद्यालयों को छोड़कर। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे जहाँ पर महिलाओं को डिग्री दी जाती थी, उनमें से यह ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर महिलाओं को डिग्री मिलती थी। तो वह महिला जो सर्ब थी वह यहाँ पर आई थी स्विट्ज़रलैंड, और वह यहाँ पर उसने अपनी डिग्री लेने के लिए यहाँ पर उसने अपना नामांकन या दाखिला कराया था। तो इस तरह से दोनों में पहचान हुई, और ये जो थे इसको एक अच्छा फ्रेंड समझने लगे मिलेवा मैरिक को। और साथ ही साथ इन्होंने देखा कि वह जो है इनके हिसाब से वह जो लड़की थी उसको इन्होंने कहा है अ क्लीवर क्रीचर, यानी कि बुद्धिमान प्राणी। ठीक है, तो इस तरह से मिलेवा मैरिक के प्रति यह झुकाव इनका ज़्यादा बढ़ गया, और इस झुकाव को इनके लेटर्स के माध्यम से भी लोग कहते हैं कि इनका ये झुकाव जो था
इनके लेटर्स, प्रेम भरे पत्र पाए गए, जिसमें इन्होंने अपने साइंस के प्रेम को भी उजागर कर दिया है। हालांकि ये कहते हैं कि मैं बहुत ही प्रसन्न या खुश हो जाऊंगा जब हम दोनों मिल करके रिलेटिविटी के ऊपर कोई ऐसा काम करेंगे जो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ही फॉल्स इन लव विथ मिल्वा मेरिक। ठीक है, फिर इसके बाद लास्टली क्या होता है कि 1900 ईयर में इनकी जो होती है एट द एज ऑफ 21, 21 साल की इनकी जब एज हो जाती है तो यह वहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री लेकर बाहर आते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या था कि इनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। अब इसके बाद ये क्या करते हैं कि ये प्राइवेट लेसन्स देते हैं, यानी कि प्राइवेट ट्यूशन्स कराते हैं। ठीक है, टीचिंग करते हैं प्राइवेट में, और इस तरह से अपना जो है साल निकालते हैं। हालांकि उस समय ये अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, लेकिन 1902 में इनको बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था, उसमें इनको काम मिल गया। ठीक है, ही सिक्योर्ड अ जॉब देयर, वहाँ पे इनको एक काम मिला। उस पेटेंट ऑफिस में ये जो थे, जो इन्वेंटर्स होते थे, उनके काम को एसेस करते थे। तो इस तरह से उनको यहाँ पर, लेकिन एक तरह इनको कहा जाता है इनके बारे में कि ये जो उनका काम करने का जो उनका डेस्क था, वहाँ पर जो है उसको इन्होंने एक नया वर्ड दे, एक नया सेंटेंस या एक नया उसको बोल रखा था कि जो काम करने का इनका डेस्क है, वह डेस्क क्या है, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसका नाम दिया था इन्होंने ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो इस तरह से यह अपने कहने का मतलब यह है कि सीक्रेटली ये भी अपना न्यू आइडियाज़, न्यू इन्वेंशंस इन्होंने कंटिन्यू किया था वहाँ पर, और अपने नए आइडियाज़ को वहाँ पर लाने के लिए मतलब प्रयत्नशील थे। ठीक है, तो इस तरह से, और इसके बाद लास्ट में आ भी जाता है 1905 की बात है। इन्होंने एक रिलेटिविटी के ऊपर एक अपना थ्योरी पेश किया, उसको पब्लिश कराया इन्होंने, तो उसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, 1905 में। तो उस थ्योरी के हिसाब से इनका जो तर्क था वह यह था, इन्होंने एक फार्मूला भी दिया हुआ है जो कि विश्व प्रसिद्ध फार्मूला है। इसका नाम यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पर E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, यहाँ पर जो E है यह एनर्जी के रूप में है, और जो यहाँ पर m है मास है, और c² जो होता है यहाँ पर है स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, तो इन ए वैक्यूम। तो इस तरह से इन्होंने ये फार्मूला दिया हुआ है। इसका तर्क क्या था, आधार बच्चों यह है कि इनका कहना था कि अगर दो एक्यूरेट घड़ियाँ हैं, दो एक्यूरेट यानी सही घड़ियाँ हैं, और दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है, और आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी दोनों को फिर वापस लाया जाता है, तो उन घड़ियों में जो टाइम रहेगा वह समान नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पाया जाएगा। तो यह इनका जो रिलेटिविटी का थ्योरी था, तो यह सही साबित हुआ। ठीक है, वास्तव में ऐसा देखा गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है, आइंस्टीन की जो माँ थी, जो उनकी माँ थी मिलेवा, एक्चुअली जब इन्होंने अपनी कॉलेज पूरी की तो इनका आफ्टर स्टडी इनका क्या प्लान था कि वे मिलेवा से शादी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो इनकी माँ थी, शी वॉज अगेंस्ट ऑफ द मैरिज, वह इस शादी के खिलाफ थी। उनका कहना था कि जो ये मिलेवा है वह तो 3 years ओल्डर है देन आइंस्टीन, तो कहती थी कि तुमसे जो है 3 साल बड़ी हैं ये मिलेवा, तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती। तो और भी उनका एक तर्क था कि बड़े होने के साथ साथ शी इज़ सो इंटेलिजेंट, और उसको भी वे कहती थी कि यह भी जो है बहुत पढ़ाकू है। ठीक है, बहुत पढ़ाकू है, इंटेलिजेंट है, यह तुमसे मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो यह उनका तर्क था, इसलिए वे इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन लास्टली क्या होता है कि आइंस्टीन शादी कर लेते हैं। फाइनली ही ट्राइज एंड ही अटेम्प्ट्स टू मैरिज मिलेवा मेरिक एंड ही गेट्स सक्सेस एट दिस। तो लास्ट में वे शादी कर लेते हैं मिलेवा मेरिक से, और वह जो ईयर होता है शादी करने का वह है 1903 में, जनवरी महीना था। तो लेकिन जनवरी महीना था, शादी तो हो गई इन दोनों की, और जब शादी हो गई तो ये शादी होने के बाद इनके 2 पुत्र पैदा हुए एल्बर्ट आइंस्टीन को। कम से कम 16 साल तक तो शादी किस तरह से चली। ठीक है, लेकिन दोनों में बाद में झगड़े शुरू हो गए, यानी कि ये जो दंपति थी यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों में पड़ता नहीं था, दोनों में फिर बाद में जो है विरोधाभास शुरू हुआ, और लास्टली क्या था कि 1919 में दोनों का डिवोर्स हो गया। ठीक है, तो डिवोर्स होने के बाद जो है ये कारण जो था इनका दोनों का ये था कि जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था यहाँ पर मिलेवा मेरिक का, वो सोच रही थी कि शादी के बंधन बनने के बाद उसका जो बौद्धिक विकास है वो रुक सा गया है, और एक अप्रसन्न गृहिणी के रूप में, मतलब कि अनहैप्पी वाइफ के रूप में, हाउस वाइफ के रूप में उनको जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो इसलिए वो भी इस शादी के खिलाफ लास्टली हो जाती हैं, और दोनों में डिवोर्स हो जाते हैं 1919 में, यानी कि 16 साल की इनकी शादी स्थिर थी। इसके बाद उसी ईयर, द सेम ईयर, अल्बर्ट आइंस्टीन गॉट मैरिड विथ हिज कजिन, चचेरी बहन से वो शादी कर लेते हैं, इसका नाम एल्सा होता है उसी साल। ठीक है,
इसके बाद देखिए क्या होता है कि अब इनका काम रुकने वाला नहीं था एल्बर्ट आइंस्टीन का। उन्होंने क्या किया कि अब उनकी जो प्रसिद्धि थी विश्व स्तर पर काफ़ी बढ़ने लगी। ही वॉज गेटिंग सो पॉपुलरिटी ऑन द स्टेज ऑफ वर्ल्ड। तो विश्व मंच पर इनका जो लोकप्रियता था वो बढ़ने सा लग गया। और 1950 में इन्होंने एक थ्योरी लिखी, ठीक है, एक थ्योरी लिखी जो कि जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी थी। और इसमें जो है इन्होंने साबित किया ग्रेविटी को, ठीक है, वह ग्रेविटी के ऊपर इनका थ्योरी था। और 1919 में सोलर एक्लिप्स हुआ, सूर्यग्रहण हुआ, उसमें उनकी इस सिद्धांत को प्रूफ किया गया, उसको एक्यूरेट माना गया कि जो आइंस्टीन साहब ने जो कैलकुलेशन किए हुए हैं ग्रेविटी पर वह सब सही है। तो 1919 में वहाँ पर सोलर एक्लिप्स था, सूर्यग्रहण के अवसर पर इनके सारे कैलकुलेशंस को एक्यूरेट पाया गया। और उस आधार पे चारों तरफ इनकी जो है चर्चा शुरू हो गई, विश्व स्तर पे इनकी प्रसिद्धि फैल गई। और इस तरह से जो वहाँ के उस समय के न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने कहा कि यह एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, यह जो है विज्ञान की क्रांति है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। और इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि पूरे दुनिया से इनको इन्विटेशंस आने लगे, बुलाए जाने लगे, लोग इनको सम्मानित करने लगे, हर तरफ इनको प्रेस के द्वारा हर तरफ जो है इनका बखान गुणगान किया जाने लगा, ठीक। तो बच्चों इसके बाद जो है क्या होता है कि 1933 में जो नाजिज़ थे जर्मनी में उनकी सत्ता आ गई 1933 में। और जब नाजिस जर्मनी में आए बच्चों तो क्या हुआ कि इनको अपना जो देश था जर्मनी उसको छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वहाँ से कहाँ चले गए, यूएस चले गए। तो यूएस जाने के बाद 1933 में यूएस जाने के बाद आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद क्या हुआ कि जो नाजिस थे उन्होंने बर्लिन में उन्होंने क्या किया कि जो न्यूक्लियर फिशन था यानी कि नाभिकीय विखंडन की उन्होंने खोज कर ली थी नाजिस ने। और इसके बाद जो फिजिसिस्ट थे अमेरिका के भौतिकविद या भौतिक शास्त्री भौतिक वैज्ञानिक, उनको आशंका हुआ कि कहीं ये नाजिस एटम बम का आविष्कार न कर लें, ठीक है। तो इसलिए वो भयभीत हो गए कि अगर वे एटम बम बना लेते हैं तो इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तो इस तरह से एक बार जो है अपने एक कॉलीग के अर्ज करने पर यानी कि रिक्वेस्ट करने पर ये जो हैं आइंस्टीन साहब ने क्या किया कि यूएस प्रेसिडेंट थे उसमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उनको उन्होंने लेटर लिखा। और वह लेटर लिखा गया था अगस्त 2 1939 को। उन्होंने उस लेटर में यह अर्ज किया कि देखिए जो है वार्न भी किया कि अगर इस तरह का कोई बम का आविष्कार होता है तो वह अगर किसी पार्ट पर गिरेगा धरती के, वहाँ पर वह धरती पूरी की पूरी नष्ट होगी, ठीक है। और इसका परिणाम भी देखने को मिला। तो परिणाम क्या देखने को मिला कि कुछ ही सालों बाद सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से अमेरिकन्स ने ऐसे ही एटॉमिक बम का आविष्कार कर लिया और उन्होंने छोड़ भी दिया कहाँ, हिरोशिमा एंड नागासाकी नामक सिटीज़ पर, जो कि जापान में पड़ता है। किस ईयर में, 19 अगस्त 1945 ईयर में उन्होंने उस पर गिराए। और जब बम गिरा तो उसका असर आप लोगों को परिणाम पता ही है कि कितना भयावह त्रासदी हुई थी उस समय, ठीक। तो इस तरह से लास्टली क्या था कि ये पीस और डेमोक्रेसी के बुत कायल थे। ये जो थे आपके महान वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको ये बड़े ही शांतिप्रिय थे और साथ ही साथ इनको प्रजातंत्र से बहुत प्रेम था। तो ये चाहते थे कि दुनिया में शांति बरकरार रहे और यह कहीं भी कभी भी खत्म न रहो। तो इस तरह से हमेशा इनका फोकस था कि इस तरह से जो वार होते हैं यह अनुचित हैं, दुनिया की शांति को भंग करने वाले हैं। और इस तरह से जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं वह नुकसान ही करते हैं। तो इस तरह से इनका यही था कहना कि इसको बंद किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया कि उनका एक लेटर उन्होंने यूएन को लिखा, यूनाइटेड नेशंस को, और उसमें भी यही उन्होंने अपील की कि इस तरह का जो है अनुचित जो संसाधन बनाते हैं कंट्रीज़ उनको रोका जाए। और उनका यही इच्छा था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना की जाए, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट जो दुनिया में एक ही सरकार बने और वो सभी देशों को कोई भी नियम या कानून फॉलो कराए। तो हालांकि इन्होंने इसके पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को भी लेटर लिखा था, वह सफल नहीं हुआ। फिर इनको भी लिखा, वह भी सफल नहीं हुआ। तो इस तरह से इनका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लास्टली क्या होता है बच्चों कि अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने फिर पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने का मतलब उनका यही था कि वे दुनिया को शांति की तरफ ले जाएंगे और लोगों में प्रेम बढ़ाएंगे, प्रेम की भावना को इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन उनका लास्ट तक यही था, एम था कि वे अपने देश दुनिया में जो है शांति को बरकरार करके रखेंगे, स्थापना उसकी करके रखेंगे। लास्टली क्या होता है कि आइंस्टीन जो होते हैं 1955 में उनकी डेथ हो जाती है और उस समय उनकी एज होती है 76 ईयर्स की बच्चों।
तो 76 ईयर्स की एज में जब उनकी डेथ होती है तो यह बात दुनिया में जब फैलती है तो बहुत ही शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, लोग उनको याद करते हैं और उनको एक दिव्य दृष्टा यानी कि विजनरी के रूप में लोग उनको मानते हैं कि उनका कहना जो भी था वह एकदम ट्रूथ था, सत्य था और उसको लोग आज भी मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज भी उनका बहुत सम्मान होता है। ही वॉज अ ग्रेट जीनियस। तो बच्चों यह था आज का टॉपिक और आज का जो यह बायोग्राफी थी इनकी। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में जो नई स्टोरी या नए टॉपिक को लेकर आएंगे उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय बच्चों के, गुड बाय।